यह टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक आम भारतीय होने के नाते भी आपको यह जानना आवश्यक है कि हमारे विभिन्न अधिकारी या फिर पदाधिकारी किस क्रम में किसी भी समारोह में, चाहे वो राजकीय समारोह हो अथवा कहीं भी भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, जिसे हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो एक एक तथ्य को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कुल 26 पदों को सूचीबद्ध किया गया है। अब इन 26 पदों में हर पद विभिन्न अधिकारियों या पदाधिकारियों को दिए गए हैं, लेकिन आपको इनमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसे हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब ये जो वरीयता क्रम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये क्या है? तो ये राष्ट्रपति के कार्यालय यानी कि राष्ट्रपति के ऑफिस के माध्यम से वरीयता सूची जारी की जाती है, जिसका पालन गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। यानी कि जो आमंत्रण होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा देता हूं। जैसे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे में, रिपब्लिक डे समारोह में क्या होता है? विभिन्न अधिकारियों को, पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। अब उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये समझते हैं, जैसे उन्हें चेयर अगर दी जाती है तो पहले किन सबसे आगे किन्हें बैठाया जाएगा, उसके बाद किन्हें बिठाया जाएगा, फिर किन्हें बिठाया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 26 आपको याद रखने हैं। टोटल 26, इसी प्रकार से टोटल 26 लाइनें होती हैं। सबसे आगे राष्ट्रपति महोदय का चेयर होता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय का, और उसी के बाद आपको आगे मैं बताऊंगा कि किन किन अधिकारी पदाधिकारियों का ये एक प्रकार से लाइन होता है। तो ये 26 लाइनें आपको याद रखनी है। कितने टोटल पद हैं? तो 26 पद हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं पदों को व्यवस्थित रूप से हम क्या जानते हैं? प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये पद यानी कि ये सूची कौन जारी करता है कि आगे कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, उसके बाद किसका रैंक है, तो ये जो है ये राष्ट्रपति के कार्यालय के द्वारा होता है। लेकिन जो आमंत्रण पत्र है कि किन्हें किन्हें बुलाया जाएगा, ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बार बार अरविंद केजरीवाल जी शिकायत करते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में हमें नहीं बुलाया गया। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया होगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक पॉलिटिकल जो है वो होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बस ये समझेंगे कि क्रम में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो टोटल 26 पद होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्योंकि ये कोई कानूनी, इसकी कोई वैधता नहीं होती है, इसीलिए लोगों को ये बताया जाता है कि हमें नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये कानूनी, इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से बुलाया जाएगा और आपको जो चेयर दी गई है इसके हिसाब से ही आपको बिठाया जाएगा। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कब से ये अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना 26 जुलाई 1979 से, यानी कि 26 जुलाई 1979 से ये अधिसूचना जारी की गई है, यानी कि वरीयता तालिका जो है ये जारी की गई है। और ये औपचारिक अवसरों के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी औपचारिक ऑफिशियल कभी जो अवसर होते हैं उसमें आपको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले अब आपको एक कुछ ही समय में आपको मैं सारे अधिकारियों के, पदाधिकारियों के मैं नाम एक क्रम से बताऊंगा, लेकिन आपको याद किस प्रकार से रखने हैं, क्योंकि ये काफी ट्रिकी है। ये ना सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि अनेक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले किनका नाम आता है वरीयता क्रम में। तो जो पहला चेयर होता है वो किन्हें दिया जाता है? वो राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है, ठीक है। फिर किनका नंबर आता है? उपराष्ट्रपति महोदय का। अब चूंकि मैं अब वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, मैं चाहता तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको जो जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाए। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय का नाम, दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे उन्हें तीसरे नंबर पे रखा गया है। टोटल 26 नंबर आपको याद रखने हैं, और आपको जो भी याद रखने हैं वो नंबर के हिसाब से याद रखने हैं। अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो तीसरे नंबर पे, इस तरह से आपको याद रखने हैं।
फिर चौथे नंबर पे राज्यपाल हैं, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने अपने राज्यों में, यानी कि जैसे अगर वो बिहार के राज्यपाल हैं तो बिहार में उन्हें क्या मिलेगा, बिहार में उन्हें उन्हें जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद इनका ही नंबर आएगा। ठीक है, चूंकि ये बिहार के ही गवर्नर है, इन्हें अन्य देश, अन्य क्षेत्र जैसे यूपी के गवर्नर अगर बिहार में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे नहीं चौथा स्थान दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अपने अपने अगर यूपी में समारोह हो तो वहां पर यूपी के गवर्नर को चौथा स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो प्लेस है उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट होगी। ठीक है, फिर आते हैं गवर्नर, चौथे नंबर पे आएंगे। पांचवें नंबर पे कौन आते हैं, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उन्हें पांचवें स्थान पे उनका क्रम निर्धारित किया गया है। इसके बाद पांचवे में ही, पांचवे का ए जो है वो उप प्रधानमंत्री। अब याद रखेंगे कि उप प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं होता है, अनिवार्य पोस्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गठबंधन की सरकार या फिर कभी कोई एक ही पार्टी में अगर दो ऐसे व्यक्ति हों जो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हों, सामान्यतः वो जो भी गृह मंत्री होते हैं उन्हें ही ये पद दिया गया है वर्तमान समय तक। जैसे प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पहले वो गृह मंत्री भी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पांच का ए में उप प्रधानमंत्री, तो ये आप स्पष्ट रूप से याद रखें। 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 का ए में उप प्रधानमंत्री को रखा गया है। इसके बाद छठे वरीयता क्रम में छठे नंबर पे कौन कौन आते हैं, तो ये याद रखेंगे, टोटल 26 हैं, ये ध्यान में रखिएगा, टोटल 26 है। उन 26 में से जो छठे नंबर पे आएंगे वो कौन कौन आएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, ये आप याद रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष आएंगे छठे नंबर पे। इसके बाद 7वें वरीयता क्रम में 7वां स्थान पे कौन कौन आते हैं, तो जो भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री मैं आपको आगे बताऊंगा कि 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। उनमें से जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि एक तो अनुच्छेद 74 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद जो होगी उसके हेड कौन होंगे, तो मंत्री परिषद के हेड होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन चूंकि वो मंत्री परिषद है तो मंत्री में अनेक मंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इन सारे मंत्रियों को जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। तो ये आप याद रखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण जो भी पद होंगे मंत्रियों के वो आएंगे कैबिनेट के अंतर्गत, यानी कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत। तो ये मंत्रिमंडल के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, मंत्री परिषद में ही बहुत सारे होते हैं। तो मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में तो केवल ये कैबिनेट आएंगे, कि कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, आपको ये याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आता है और भी, इसके अलावा आता है राज्य मंत्री, एक आता है राज्य मंत्री, आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राज्य मंत्री, और एक आता है राज्य मंत्री लेकिन वो रहता है स्वतंत्र प्रभार। अब आप इन दोनों में अंतर समझ लें कि अब राष्ट्रपति महोदय को हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री के को हेड बना करके अनेक मंत्री परिषद में अनेक मंत्री होते हैं, लेकिन उनमें से जो चुनिंदा होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। लेकिन अन्य मंत्रालय में भी, जैसे जो कुछ ऐसा पद है जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट विभाग है नहीं, तो इन मंत्रियों के अधीन, जैसे गृह मंत्री है तो गृह मंत्री को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए गृह राज्य मंत्री होगा। तो ये आप याद रखेंगे, गृह राज्य मंत्री का काम क्या होगा
कि जो भी विभाग का काम है उन सारे कामों को किसके पास भेजे, तो गृह मंत्री के पास। अगर गृह मंत्री के अधीन गृह राज्य मंत्री है तो गृह राज्य मंत्री का काम क्या होगा, तो गृह राज्य मंत्री का काम होगा गृह मंत्री को रिपोर्ट करना। लेकिन अगर वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो उनका कार्य क्या होगा, उनका कार्य होगा सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना। ये आप याद रखेंगे। अगर स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है तो उनका काम क्या होगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना। और अगर वो राज्य मंत्री है केवल, तो इनका काम क्या होगा, अपने संबंधित विभाग के जो भी मंत्री हैं उन्हें रिपोर्ट करना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक होता है उप मंत्री, एक होता है उप मंत्री। सामान्यतः ये बुजुर्ग होते हैं, इन्हें भी हेल्प करने के लिए ही रखा जाता है, ये आप याद रखें। लेकिन भारत में ऐसा कुछ खास चलन है नहीं उप मंत्री का। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं क्या, कैबिनेट मंत्री। तो आपको स्पष्ट हो गया कि 7वें नंबर पे केवल कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और ना ही उप मंत्री, वो आगे है। लेकिन वरीयता क्रम में 7वें नंबर पे संघ के कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ अपने अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री। अब इससे पहले आप देख चुके हैं चौथे नंबर पे किसे देखे थे, तो चौथे नंबर पे आप अपने अपने राज्यों में राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, अपने अपने राज्यों में। लेकिन मुख्यमंत्री का कहां पे जिक्र आता है, तो मुख्यमंत्री का संघ के कैबिनेट मंत्री का ही जो दर्जा होता है 7वें नंबर पे, सेम टू सेम इन्हें भी दिया जाता है। यानी कि अगर बिहार के नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उन्हें अगर बिठाया जाएगा तो किनके साथ बिठाया जाएगा, तो जो अभी गृह मंत्री हैं, जो अभी वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के श्रेणी में इन्हें बिठाया जाएगा। यानी कि 7वें वरीयता क्रम में इन्हें बिठाया जाएगा। साथ ही साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के जो भी उपाध्यक्ष बनेंगे उन्हें बिठाया जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी इन्हीं के साथ बिठाया जाएगा। और साथ ही साथ राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के जो भी नेता हैं, विपक्ष में राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता हैं और लोकसभा में भी विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इन्हें भी बिठाया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, इन्हें 7वें वरीयता क्रम पे रखा गया है। इसके बाद याद रखेंगे 7 का ए में भारत रत्न से सम्मानित जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जिन्हें भी भारत रत्न मिला है, जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, उन्हें 7 का ए में यानी कि जस्ट इनके पीछे उन्हें बिठाया जाएगा। ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है 8वां याद रखेंगे कि 8वां जो वरीयता क्रम है, इनमें दिया गया है किन्हें, इनमें उच्च आयुक्त को दिया गया है, साथ ही साथ राजदूत को मिला है। और इसके अतिरिक्त अपने अपने राज्यों के बाहर अगर कोई राज्य के, किसी भी राज्य के राज्यपाल जाते हैं या मुख्यमंत्री जाते हैं, तो उन्हें भी इनके साथ रखा गया है। तो राज्यपाल जो भी अन्य राज्यों में, जैसे यूपी के अगर राज्यपाल बिहार में आते हैं तो उन्हें 8वां स्थान दिया जाएगा। वरीयता क्रम में जो 8वां जो कुर्सी का लाइन होगा उस पर बिठाया जाएगा। मुख्यमंत्री को भी उसी लाइन में बिठाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी भारत में राजदूत हैं, अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त में एक छोटा सा अंतर है। अगर कोई ब्रिटेन का उपनिवेश जो पहले ब्रिटेन का गुलाम रह चुका हो, यूके का अगर कोई गुलाम रह चुका हो, जो भी देश गुलाम है, अगर उन देशों से अगर कोई भारत में आता है राजदूत, तो उसे राजदूत नहीं उच्चायुक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रमंडल, आपको पता होगा राष्ट्रमंडल जो कि कानून ब्रिटेन के जो भी उपनिवेश थे उन्हें ही राष्ट्रमंडल नेशंस के अंदर रखा गया है। तो वो अगर आते हैं तो दोनों का काम सेम ही है, नाम बस अंतर है नाम में। जैसे वायसराय और गवर्नर जनरल के नाम में अंतर था, उसी प्रकार से यहाँ पे उच्चायुक्त और राजदूत के नाम में आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त हो जाए या फिर भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत हो जाए, आप सिर्फ याद रखेंगे राजदूत या उच्चायुक्त 8वें क्रम में है। इसके साथ ही साथ
जो अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें भी स्थान दिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, इन्हें 8वां स्थान प्राप्त है। फिर आता है नंबर 9वां नंबर किनका आता है? 9वें नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नंबर आता है। ये आप याद रखेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज आप इस प्रकार से याद रखें, ठीक है। अन्य जजों का नंबर आता है कब? तो 9वें नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद 9वां का ए में, यानी कि अन्य जज के बाद किनका किनका नंबर आता है? तो यूपीएससी के जो भी चेयरमैन हैं, यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष हैं, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, यानी कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी आयुक्त हैं, मुख्य खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें, और सीजेआई यानी कि सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 9 का ए में स्थान दिया गया है, यानी तीनों को एक साथ दिया गया है। यूपीएससी के चेयरमैन हो जाए, या मुख्य चुनाव आयुक्त हों, या फिर सीएजी हों, इन्हें 9 का ए में रखा गया, इनका स्थान दिया गया है। और इसके बाद 10वें स्थान पे आप याद रखेंगे किन्हें किन्हें रखा गया है? तो राज्यसभा के उपसभापति, एक ये आप याद रखेंगे, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र के राज्य मंत्री। अब ये आ गए, फिर यहां पे आ गया केंद्र के राज्य मंत्री, अब वहां पे था कैबिनेट मंत्री। आपको अंतर में पहले बता चुका हूं कि अनुच्छेद 74 के अनुसार कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायता करने के लिए होते हैं, और कैबिनेट मंत्री को ये क्या करते हैं? राज्य मंत्री रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं तो ये डायरेक्ट किन्हें देते हैं रिपोर्ट? ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देते हैं, पीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट देते हैं, ये अपने संबंधित कैबिनेट मंत्री को देंगे रिपोर्ट। लेकिन उपमंत्री जो होते हैं वो भी सहायता करने के लिए ही, कैबिनेट मंत्री का कार्य में सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः इन जो वरिष्ठ होते हैं उन्हें ही ये पद दे दिया जाता है, लेकिन भारत में ज्यादातर ये फॉलो नहीं किया जाता है, यानी कि उप मंत्री का जो पोस्ट है वो ज्यादातर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा रक्षा मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय में अगर कोई अन्य मंत्री हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रक्षा मंत्रालय में अगर कोई भी मंत्री अन्य मंत्री हैं तो उन्हें भी 10वें वरीयताक्रम में रखा जाता है। यहां तक जो है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने लायक है क्वेश्चन। आप 1 से 10 तक आपको आंख मूंद करके किसी भी प्रकार से याद रखने हैं, लेकिन समझने के लिए आप आगे भी कंटिन्यू याद रख सकते हैं। जैसे 11वें नंबर पे भारत के महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी याद रखेंगे। भारत के महान्यायवादी जैसे वर्तमान समय में के वेणुगोपाल साहब हैं, शायद वही हैं अभी। इसके बाद कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सचिव याद रखेंगे, ये क्या होते हैं? ये सबसे बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, ये याद रखेंगे। सबसे बड़े अगर आईएएस का पद अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा आईएएस कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा आईएएस जो होगा वो कौन सा होगा? कैबिनेट सचिव होगा, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर उपराज्यपाल। अब उपराज्यपाल अगर दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और दिल्ली में ही कार्यक्रम है तो उन्हें 11वां स्थान दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर बोला जा रहा है उपराज्यपाल। अगर दिल्ली से बाहर दिल्ली के राज्यपाल जाएंगे तो उनका नंबर और पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले चीफ ऑफ स्टाफ, आप नाम सुने होंगे, जैसे वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, या फिर थल सेना अध्यक्ष हैं, या फिर नौसेना अध्यक्ष हैं। तो ये जो भी इस प्रकार के जो भी हाईएस्ट पोस्ट जो भी है, पूरे वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, या पूरे थल सेना के, या पूरे नौसेना के, इसी प्रकार से अन्य जो भी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा? उन्हें 12वां पद दिया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जैसे
सबसे बड़ा जो थल सेना में आपको खास करके अगर कभी पूछा भी जाता है तो थल सेना के बारे में पूछा जाता है, तो थल सेना में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको थल सेना में सबसे हाईएस्ट पोस्ट अगर पूछा जाए आधिकारिक रूप से, सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सा होता है थल सेना का, तो वो होता है फील्ड मार्शल का। ये याद रखेंगे। और फील्ड मार्शल भारत में केवल 2 व्यक्ति बने हैं, एक है सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पा। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। और फील्ड मार्शल को कौन सा, फील्ड मार्शल के को कौन सा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है उन्हें, उनका जो चिन्ह है वो कैसा होता है, उन्हें वर्दी पर कौन सा जो है वो दिया जाता है, आप ये देखिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, चारों बगल इस तरह से होगा, बीच में एक डंटा और एक तलवार होगा, फिर अशोक स्तंभ होगा। तो ये जो साइन है, ये साइन है, ये किसका साइन है, ये फील्ड मार्शल का साइन है। लेकिन यहां इनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर जनरल की बात हो रही है। थल सेना में याद रखेंगे, थल सेना के सबसे बड़े अधिकारी कौन से होंगे, थल सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो जनरल होंगे। तो जनरल जो होंगे उनका जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है, एक अशोक स्तंभ होगा, एक सितारा होगा और उसके बाद एक डंटा और एक तलवार होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, थल सेना का ये होता है। और इस पोस्ट पर आते आते बहुत कम व्यक्ति जीवित बचते हैं और बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फील्ड मार्शल बनते हैं। 2 व्यक्ति हैं, सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पा, याद रखिएगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल आगे है, आगे अगर वरीयता क्रम में देखेंगे तो आगे लेफ्टिनेंट जनरल भी आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप केवल इतना याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल 60 वर्ष तक सेवा देते हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल आते हैं। जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, ये 60 वर्ष तक रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे मेजर जनरल, ये 58 वर्ष तक रहते हैं, 2 साल कम। और मेजर जनरल से नीचे ब्रिगेडियर, ये 56 वर्ष तक सेवा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, इस प्रकार से सेना में, खास करके थल सेना में इस प्रकार से आपको वरीयता क्रम दिया गया है। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है वरीयता क्रम 12 में, तो यहां पर बात हो रही है ये जनरल वाले पोस्ट के बारे में। जो जनरल है उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, उन्हें 12वां पद दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नौसेना में जो हाईएस्ट पोस्ट है, इसी प्रकार का पोस्ट है, वो किन्हें मिलता है, एडमिरल को। तो नौसेना के एडमिरल, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, जैसे वीएस धनोआ आप लोग याद किए होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये वरीयता क्रम में 12वें स्थान पे ये आते हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर एडमिरल हो या फिर एयर चीफ मार्शल हो। इसके बाद आते हैं भारत में स्थित विदेशों के असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री। देखिए, राजदूत हो या उच्चायुक्त हो, कोई एक व्यक्ति होंगे, लेकिन उनके अंदर और भी ढेर सारे राजदूत होते हैं। जो अन्य राजदूत हैं, इस प्रकार से आप याद रखें, जो अन्य राजदूत हैं या अन्य उच्चायुक्त हैं, उन्हें कौन सा पद दिया गया है, उन्हें वरीयता क्रम में 13वां स्थान दिया गया। ठीक है, फिर वरीयता क्रम में 14वां स्थान किन्हें मिला है, तो 14 नंबर पे यानी कि 14 नंबर पे कौन है, तो अपने अपने राज्यों के भीतर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और सभापति। तो ये आप याद रखेंगे, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएं या फिर राज्य विधान परिषद के सभापति हो जाएं, उन्हें क्या दिया गया है, प्रत्येक राज्य में, जिस भी राज्य में विधानसभा है या विधान परिषद है, तो विधानसभा के या विधान परिषद के जो भी हेड हैं उन्हें स्पीकर हो या फिर जो भी सभापति हो, उन्हें दिया गया है वरीयता क्रम में 14वां स्थान। और इनके साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब आपको ये छोटा सा चीज है, याद रखने के लिए आसान है, किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट में, चाहे वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हो या फिर विधानसभा या परिषद के अध्यक्ष या सभापति हो, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर वरीयता क्रम में 15वां स्थान किनका आता है, तो वरीयता क्रम में 15वां स्थान अपने संबंधित राज्यों के
राज्यों में कैबिनेट मंत्री। अभी हम लोग क्या देखे थे, अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। अब विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में नहीं है 15वां नंबर, किन के बारे में है, कैबिनेट मंत्री के बारे में। अब देखिए वहां पर कैबिनेट मंत्री जो थे वो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, यहां पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री के बारे में चर्चा की जा रही है। 15वां जो क्रम है, डायरेक्ट आप क्रम से याद रखेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। 15वां नंबर पे कौन आएंगे, तो कैबिनेट मंत्री, राज्यों के कैबिनेट मंत्री अपने राज्य में। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर संघ के उप मंत्री। ठीक है, अब यहां पर उप मंत्री आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मुख्य कार्यकारी पार्षद जो दिल्ली के हैं उन्हें भी रखा गया है यहां पे। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कौन कौन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि जहां पे विधानसभा है, तो आपको याद रखना है वो भी किस नंबर पे आएंगे, 15वें नंबर पे आएंगे। ठीक है, चलिए, खास करके दिल्ली और पुदुचेरी ये दो जगह ऐसा है जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, तो आपको ये दोनों याद रखना होगा। फिर वरीयता क्रम में 16वें नंबर पे कौन आते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल। हम लोग जनरल के बारे में हम लोग बात किए थे, अब जो 16वां नंबर आता है वो लेफ्टिनेंट जनरल का आता है। और लेफ्टिनेंट जनरल हो जाए या फिर अन्य सेना में इन्हीं के समकक्ष जो भी रैंक धारण किए होंगे उन्हें जो है 16वां स्थान दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल हैं उनके पास क्या है, अशोक स्तंभ, स्टार नहीं है, यहां पर स्टार नहीं है, ये आप याद रखेंगे। इन्हें जनरल को स्टार भी रहता है साथ में, इनके पास स्टार नहीं रहता है। ठीक है, आगे आते हैं 17वां जो क्रम है, वरीयता क्रम में 17वां स्थान पे कौन कौन आते हैं, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो उनके जो भी अध्यक्ष हैं, बहुत सारे न्यायाधिकरण हैं, तो उनके जो भी हेड हैं उन्हें रखा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या फिर जाति आयोग हो। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, या फिर अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 17वें नंबर पे आते हैं जब ये कोई, जैसे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर बंगाल में कोई किसी राजकीय समारोह में जा रहे हो तो वहां पर इन्हें 17वां जो लाइन है उस लाइन में कुर्सी पे इन्हें बिठाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, उदाहरण के लिए मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो याद रखेंगे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश, ये आप याद रखेंगे। अवर न्यायाधीश भी जो है इन्हें भी रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो अवर न्यायाधीश हैं ये अपने क्षेत्र के भीतर, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, अगर अवर न्यायाधीश है तो 7वां रैंक इन्हें कब दिया जाएगा, अगर वो अपने राज्य के अंतर्गत किसी राजकीय समारोह में जाएंगे तो। ठीक है, आगे आते हैं 18वें नंबर पे। 18वां जो रैंक दिया जाता है, 18वां जो वरीयता क्रम दिया जाता है वो किन्हें किन्हें दिया जाता है, तो अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और सभापति। ठीक है, इसके अतिरिक्त एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, इन्हें भी 18वां क्रम दिया जाता है। साथ ही साथ अपने अपने राज्यों के भीतर राज्य विधानमंडल के उपाध्यक्ष और उपसभापति। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष इन्हें भी दिया गया है, सभापति जो विधान परिषद के होंगे उन्हें भी दिया गया है। राज्य के बाहर अगर वो जाते हैं तो उन्हें 18वां रैंक दिया जाता है, 18वां नंबर उन्हें दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के उपाध्यक्ष हों या उपसभापति हों इन्हें भी उसी लाइन में बिठाया जाता है, लेकिन ये अपने अपने राज्य के भीतर हैं और ये अपने राज्य के बाहर हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपने अपने राज्य के भीतर राज्यों में राज्य मंत्री, राज्य में भी राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी पार्षद जो दिल्ली के होंगे वो, ठीक है। तो याद रखेंगे, अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी मंत्री हैं, दो जगह दिल्ली में और पुदुचेरी में विधानसभा है, यानी मुख्यमंत्री होंगे, वहां मुख्यमंत्री होंगे तो उनके साथ अन्य मंत्री भी होंगे। जो भी मंत्री हैं उन्हें अपने अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर, अगर दिल्ली में कोई आयोजन हो रहा है तो दिल्ली के अंदर जो भी मंत्री होंगे उन्हें 18वां स्थान दिया जाएगा, या फिर दिल्ली के जो भी कार्यकारी पार्षद होंगे उन्हें 18वां स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष जो भी होंगे उन्हें भी दिया जाएगा। तो नॉर्मल है, अपने अपने राज्य के बाहर राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और सभापति, इन्हें भी वही स्थान दिया जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष जो अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के भीतर होंगे, उन्हें भी वही स्थान दिया जाएगा। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं तो आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। प्रयास करें कि जो मैं बता रहा हूं उसे आप कॉपी में भी नोट डाउन करें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। फिर आते हैं 19वां जो वरीयता क्रम है वो है अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, ठीक है, मुख्य आयुक्त। अब देखिए, जहां भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी ये दोनों जगह मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो 6 और बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे मुख्य आयुक्त होते हैं, और वो जो मुख्य आयुक्त होंगे उन्हें 19वां वरीयता क्रम दिया गया है। यानी अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, जिनमें मंत्री परिषद नहीं है, जिन भी केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री परिषद नहीं है वहीं पे मुख्य आयुक्त होंगे, उन्हें स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपने अपने राज्यों के उपमंत्री, अब राज्य में भी उपमंत्री होते हैं, तो अपने अपने राज्यों के उपमंत्री, इसके साथ ही साथ अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, अब विधानसभा के उपाध्यक्ष को भी यही स्थान दिया गया है, वरीयता क्रम में 19वां स्थान। और अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जो दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, उसके उपाध्यक्ष, इन्हें भी वही स्थान दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। महानगर पालिका जो है दिल्ली का, उसके जो उपाध्यक्ष होंगे उसे भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के जो उपाध्यक्ष होंगे उन्हें भी 19वां स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो उप मंत्री होंगे अपने अपने राज्यों में उन्हें भी दिया जाएगा, और मुख्य आयुक्त जो भी होंगे उन्हें भी अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के भीतर वही वरीयता क्रम यानी 19वां वरीयता क्रम दिया जाएगा। इसके बाद 20वें वरीयता क्रम में कौन कौन आते हैं? जो 20वां वरीयता क्रम है इसमें कौन कौन आएंगे? तो अपने अपने राज्यों के बाहर, ये याद रखेंगे, राज्यों के बाहर राज्य विधानसभाओं के उपसभाध्यक्ष, ठीक है, और उपाध्यक्ष, ये आप याद रखेंगे। उपसभाध्यक्ष सभापति हो या फिर उपाध्यक्ष, में 20वां स्थान दिया गया है। तो कौन कौन व्यक्ति हैं? पहले हैं जो अपने अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानसभाओं के उपसभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हों। दूसरे नंबर पे अपने अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्य मंत्री हों। और तीसरा, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश हों। ठीक है, तो इन्हें वरीयता क्रम में 20वां स्थान दिया गया है। अब आते हैं 21वें वरीयता क्रम में। अब संसद के जितने भी सदस्य हैं, 543 वर्तमान समय में सदस्य हैं, तो 543 सभी सदस्यों को जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, किसी भी प्रकार के मंत्री नहीं है, बल्कि संसद के सदस्य हैं, ठीक है, तो संसद के जो भी सदस्य हैं
उन्हें दिया गया है वरीयता क्रम में 21वां स्थान। ये आप याद रखेंगे। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? तो 543। ठीक है। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो 243। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के उप मंत्री, ये 22वें क्रम में आते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखने पे आपको शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से पता चलेगा। अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के उप मंत्री, ये वरीयता क्रम में 22वें स्थान पे हैं। इसके बाद 23वें स्थान पे, अब ये 23वां स्थान काफी इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आपको सदस्य मिलेंगे वो सारे सदस्य आपको यहीं देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हो, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हो। हम लोग बात कर चुके हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या अनुसूचित SC/ST आयोग के अध्यक्ष या फिर ST आयोग के अध्यक्ष जो भी थे, उन्हें हम लोग पहले वरीयता क्रम में आगे रख चुके हैं। अब आता है सदस्य का नंबर। तो 23वां जो स्थान है वो किसका किसका है? तो सदस्य का स्थान है। और भी है, और भी कौन कौन है? थल सेना कमांडर हो या उप थल सेना अध्यक्ष हो या फिर अन्य सेवाओं में जो भी समकक्ष होंगे, उन्हें रखा गया है। अपने अपने राज्यों के भीतर राज्य सरकार के जो भी मुख्य सचिव हैं उन्हें रखा गया है। कैबिनेट सचिव अलग था, वो हम लोग बात कर चुके हैं। यहां राज्य सरकार के जो भी मुख्य सचिव हैं अपने अपने राज्यों के भीतर अगर है तो उन्हें वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर रखा गया है। साथ ही साथ भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त जो हों उन्हें रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी आयुक्त हैं, चाहे वो आयुक्त हों या फिर सदस्य हों, ये आप याद रखेंगे। फिर जनरल रैंक या समकक्ष रैंक के अधिकारी, ठीक है, तो जनरल रैंक है या समकक्ष रैंक के जो भी अधिकारी हैं उन्हें रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जो सचिव हैं उन्हें रखा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के जो सचिव है उन्हें रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सचिव है उन्हें रखा गया है। राष्ट्रपति के सचिव को रखा गया है। प्रधानमंत्री के सचिव को रखा गया है। राज्यसभा और लोकसभा के सचिव को रखा गया है। और प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी हैं या सॉलिसिटर जनरल, यानी कि जो वर्तमान में तुषार मेहता हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल, उन्हें रखा गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं उन्हें रखा गया है। तो इन सब को वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर रखा गया है। इसके बाद आता है 24वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल या फिर समकक्ष रैंक के जो अधिकारी होंगे उन्हें रखा गया है। ये आप याद रखेंगे। फिर 25वें नंबर में भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको निदेशक हैं जो भी हैं उन्हें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। भारत सरकार के अतिरिक्त अपर सचिव जो हैं उन्हें रखा गया है 25वें नंबर पे। 25वें नंबर पे और कौन कौन है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अगर केंद्र सरकार के हैं, सॉलिसिटर जनरल को पहले रखा गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्हें रखा गया है 25वें क्रम में। राज्यों के महाधिवक्ता जो हैं, राज्य में भी हैं, राज्यों के भी महाधिवक्ता होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उन्हें रखा गया है। फिर टेरिफ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष, उन्हें भी रखा गया है। अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अगर हैं और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद हैं उन्हें रखा गया। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पुदुचेरी और दूसरा कौन है? दिल्ली। तो इन दोनों जगहों पे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर पुदुचेरी या फिर दिल्ली के बाहर जाते हैं, तो किसी समारोह में जाते हैं, तो वहां उन्हें 25वें वरीयता क्रम में 25वें लाइन में उन्हें स्थान दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखें। फिर उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं उन्हें दिया जाएगा। अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप सभापति, इन्हें रखा गया है। इसके अलावा अब जो भी जांच ब्यूरो है, चाहे वो केंद्र
केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं, या सीमा सुरक्षा बीएसएफ के महानिदेशक हैं, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक है, इसे सीआरपीएफ बोला जाता है। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, या आईबी यानी खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक हैं, या केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर अपने संबंधित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। अब उपराज्यपाल अगर अपने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर जाते हैं तो उन्हें भी यही स्थान दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य अगर कोई हैं तो उन्हें स्थान दिया जाएगा 25वें स्थान पे और हैं एकाधिकार और प्रतिबंध व्यापार व्यवहार आयोग के सदस्य, यूपीएससी के सदस्य। यूपीएससी के अध्यक्ष को बहुत आगे दिया गया है, लेकिन यूपीएससी के सदस्यों को 25वें क्रम पे रखा गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद जो हैं उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के प्रधान स्टाफ अधिकारी जो हैं उन्हें रखा गया है, और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्हें रखा गया है। तो ये याद रखेंगे, बाहर और भीतर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है वरीयता क्रम में। अगर किसी भी समारोह का आयोजन उसी क्षेत्र में हो रहा हो और वहां पर उससे संबंधित अधिकारियों को वरीयता क्रम में आगे स्थान दिया जाता है, और अन्य राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के अगर अधिकारी या पदाधिकारी आते हैं तो उन्हें जो है वो पीछे रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद 26वें स्थान पे भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं उन्हें रखा गया है, और मेजर जनरल इन्हें रखा गया है। तो संयुक्त सचिव भारत सरकार के या फिर इन्हीं के समकक्ष जो भी अधिकारी हैं, मेजर जनरल हो या इनके समकक्ष जो भी अधिकारी हो। तो मेजर जनरल के बारे में आपको याद होगा, चौथा नंबर पे आते हैं ये। चौथा नंबर पे कौन आते हैं? तो मेजर जनरल। इन्हें एक स्टार दिया गया है, एक बैटन दिया गया है यानी एक डंडा दिया गया है, और एक तलवार दिया गया, स्वॉर्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से 26 वरीयता क्रम हम लोग देख चुके हैं, 26 देख चुके हैं। और लास्ट, जय हिंद, जय भारत।